अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां महिला सशक्तिकरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो 18वीं सदी की मराठा रानी देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति मध्य प्रदेश में पुनर्जीवित हो रही है। मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार उनकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन करने जा रही है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होकर देवी अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके इस प्रोग्राम में प्रदेश भर से आई करीब 2 लाख महिलाएं शामिल होंगी। भाजपा इस पूरे कार्यक्रम को नारी शक्ति को सम्मान देने और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास बता रही है। आज इस पर चर्चा करेंगे, इस रिपोर्ट को देखने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 31 मई को भोपाल दौरे के दौरान सिंदूर कलर की साड़ियों में 15,000 महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी का खास स्वागत करेंगी। पीएम मोदी का यह अनोखा स्वागत ऑपरेशन सिंदूर के प्रति आभार जताने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भोपाल में लगभग रहेंगे। इस दौरान करीब 45 मिनट तक वो महिलाओं को संबोधित करेंगे। खबर है कि महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रदेश भर से आई 2 लाख से अधिक लोक एवं पारंपरिक कामों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित भी करेंगे। साथ ही देवी अहिल्याबाई के सुशासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक योगदान पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सशक्तिकरण पर सवाल, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वाणी अहूवालिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अजय त्रिपाठी हमारे एजुकेटिव एडिटर हैं। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। वाणी जी, महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम होने जा रहा है, मोदी जी आएंगे, लगभग 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। हमारा सवाल यह है कि क्या इन 11 सालों में सशक्त नहीं किया महिलाओं को, या अब सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया जा रहा? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, और हिमाद्री जी और अजय जी आपको भी, त्रिपाठी जी आपको भी नमस्कार करते हुए। देखिए, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जी। हम जानते हैं कि मोदी 3.0 में महिला जो उन्होंने रिजर्वेशन के ऊपर जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, साथ ही हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे समाज में महिला नेतृत्व किस तरीके से अब बिल्कुल मध्य धारा में, बिल्कुल मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व हो रहा है। चाहे हम पॉलिटिक्स में देखें, चाहे हम डिफेंस सेक्टर में देखें, चाहे हम न्यायालय में देखें, चाहे हम हवाई जहाज उड़ाने की बात करें। उदाहरण है कि अभी जो 2 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन होना है, वहां से जो उड़ान होगी शायद दतिया से, तो वहां से जो उड़ान में जो पायलट होगी वो महिला होगी। महिलाओं को सशक्त करके उन्हें अपने मौलिक जो हमारे संस्कृति है उसके अधीन जागरूक करना है। देखिए, भारत वो देश है जहां महिलाओं की भाग्यता इस समाज में बहुत अनादिकाल से है। पूरे विश्व भर में तो बाद में महिलाओं को उनके हक मिले हैं, चाहे वोटिंग राइट्स हो, चाहे समाज में नेतृत्व का मौका हो। परंतु भारत के ऐसा इतिहास है जहां पर देवी अहिल्याबाई जैसी शासक थी, परंतु हमारे तो वेदों में भी महिलाओं का जो योगदान है वो हम आज भी उसको बहुत उसका उल्लेख करते हैं। वाणी जी, थोड़ा सा एक छोटा सवाल आपसे है। आपने कहा महिला पायलट उड़ान भरेंगे। हाँ, आज ही एनडीए में जो 17 महिलाएं भी, ये लड़कियां भी आज सेलेक्ट हुई हैं, पहले नहीं था, लेकिन महिला पायलट 2014 से पहले भी थी। यहाँ तक कि ट्रेन में जो इंजन होता है उसको चलाने वाली भी महिला 2014 से पहले भी थी। प्रधानमंत्री 2014 के पहले कांग्रेस ने बना दिया था महिला को। तो अब इसमें नया क्या महिला के लिए कर दिया गया है इन 11 सालों में? नया ये किया गया है
आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप ही से पूछ रहा हूँ वाणी जी। आपकी टेक्निकल टीम को भी बोलिए, थोड़ा एको हो रहा है। जी जी। देखिए, महिलाओं को हम मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। महिलाओं की जो सहभागिता पहले थी और अभी थी उसमें बहुत अंतर आया है, बहुत वृद्धि हुई है। आप बोल रहे हैं कि पहले भी पायलट्स थी, बट उनकी संख्या जी, उनकी जो पार्टिसिपेशन थी वो कितना था, आज आप देखिए उसमें कितना परिवर्तन आया है जी। एक निश्चित रूप से उसमें इजाफा भी हुआ है। सशक्त करने के लिए मुझे लगता है महिलाओं को आत्मनिर्भर भी किया गया, और यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो हमारी ग्रामीण स्तरीय जो महिलाएं हैं उनके ऊपर है। जो महिलाएं मुझे लगता है कि घर के दीवारी के बाहर नहीं निकलती थी, उनके लिए ये समर्पण है। जो कल इस भव्य कार्यक्रम में 2-2.5 लाख महिलाओं ने आना है, वो सारी एनजीओ से अपना आजीविका करती हैं। साथ में जो अपने क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनको पुरस्कारित भी करना है देवी अहिल्या के नामक पुरस्कार से। तो हमारा जो उद्देश्य है वो हर महिलाओं को फ्रंट लाइन में लाना है। जी, पहले तो कुछ गिनती की महिलाओं को अवसर मिलता है। जी वाणी जी, आपकी बात आ गई। आपका कहना यह है कि हम पहले भी थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी, अब ज्यादा संख्या में महिलाएं सशक्त हो गई हैं, और ये जो काम पुरुष पहले करते थे वो महिलाएं ज्यादा संख्या में करने लगी हैं, ये आपका कहना। हिमानी जी, आपने सुना होगा। जी हिमानी जी, आपने वाणी जी को सुना जी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? वाणी जी की एक बात बिल्कुल सही लगी कि अनादिकाल से भारतवर्ष की महिलाएं सशक्त हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां शक्ति के रूप में मां दुर्गा के रूप में महिला की महिला को देवी मान के पूजा करी जाती है। बस उसमें अलग एक बात है कि इस तरह का इवेंट बनाकर उन महिलाओं को ये जताकर कि हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, एक आयोजन करके उनको 2.5 लाख को ऑडियंस में बिठाकर एक पुरुष ये उनके ऊपर एहसान जताएगा कि वो सशक्त हो गई हैं, बिल्कुल सशक्त हो गई हैं, कि 150 महिलाओं का शारीरिक शोषण करने का काम लव जिहाद के रूप में एक पुरुष कर सकता है इनकी सरकार में, और महिला अपराधों में मध्य प्रदेश को टॉप पर ला सकते हैं। ये लोग हैं, ये महिलाओं को इतना कमजोर बना सकते हैं। इस तरह के इवेंट बनाकर बीजेपी जो महिलाओं पर, किसानों पर जो एहसान जताने का काम करती है, और ये जो आयोजनों में इन्होंने पूरे देश को डुबो के रखा हुआ है, जो काम होने चाहिए, जो भी उद्घाटन या होता है 6 महीने बाद उसकी स्थिति सामने आती है। आप चाहे जो भी मोदी जी उद्घाटन करके आए, उसके बाद वो भ्रष्टाचार उसमें क्या होता है, किस तरह से आप बॉम्बे का मेट्रो प्रोजेक्ट देख लीजिए या पूरे देश के कई उदाहरण देख लीजिए। पर ठीक है, हम कंसिस्ट रहेंगे अपने इस कार्यक्रम को लेकर। तो मध्य प्रदेश में इस तरह के महिला अपराधों में जिस तरह से नंबर 1 बनाया है, तो इन लोगों को तो इस तरह के आयोजन करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को सशक्त नहीं, अभी जो खंडवा में जिस तरह का रेप हुआ, उसके बाद इन लोगों को ऐसा बोलना चाहिए कि महिलाएं इस तरह से इन्होंने सशक्त कर दी हैं। जिस तरह के भोपाल में और इंदौर में लव जिहाद के केस आ रहे हैं सामने, उसके बाद इनको बोलना चाहिए कि इन्होंने मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त कर दिया है। 150 महिलाओं को एक व्यक्ति प्रताड़ित कर लेता है और कई सालों तक आप पता नहीं कर पाते, और आप कह रहे महिलाएं सशक्त कर दी हैं आपने। हिमानी जी, ये जिनकी भी आप उदाहरण दे रहे हैं, ये अपराधी हैं, और अपराधियों को नहीं रोका जा सकता है। मैं बता रही हूँ सर, जब आप महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भर देते हैं और उनके लिए चीजें इतनी सुलभ करा देते हैं, तब किसी एक व्यक्ति के बाद उस अपराधी की पोल खुल जाती है। 150 महिलाएं तक वो बच्चियां चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उनको विश्वास था कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है, और उनके लिए ये समाज ओपन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मामला है सर। अपराधी अपराध करता है, लेकिन जो वो 150 महिलाएं चुप बैठी, वो सशक्तिकरण की वजह से चुप बैठी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी समाज में फजीहत हो सकती है, उनकी शादी में दिक्कत हो सकती है, उनको अड़ोस पड़ोस में दिक्कत हो सकती है, उन्हें पुलिस परेशान कर सकती है, जैसा कर रही है। तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं एहसास दिलाती हैं कि महिलाएं सशक्त नहीं है मध्य प्रदेश में।
जी, ये लोक लाज की बात है, कानून की बात नहीं है। जो चुप बैठी थी, लोक लाज की बात है, इसलिए चुप बैठी थी। खैर, आपके पास हिमानी जी आ रहा हूं। एक मिनट। तो वाणी जी ने अभी ने बोला ना कि पहले जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो अब निकलने लगी है इनकी सरकार में। तो मैंने उसका उदाहरण दिया कि लोक लाज में अगर अभी भी बेटियां बाहर नहीं निकल रही हैं, तो कैसा सशक्तिकरण है ये। चलिए, वाणी जी आ रहा हूं। एक मिनट, अजय जी की इस पूरे मुद्दे पे हम एक टिप्पणी लेके आपके पास आ रहे हैं। आप हिमानी जी के उत्तर दे दीजिएगा। जी अजय जी। नहीं, देखिए, डेवलपमेंट किसी भी सेक्टर में, महिलाओं के सेक्टर में हो, इकोनॉमिक सेक्टर में हो, डेवलपमेंट एक अनवरत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रोसेस में किसी एक को नहीं कह सकते। लेकिन ये बात में आपको माननी पड़ेगी कि मोदी सरकार हो या केंद्र में पिछले 11 साल से काम करी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए। चाहे आप मध्य प्रदेश में देखिए, बेटी बचाओ अभियान चला, उसके बाद आपका बेटी बचाओ अभियान के बाद लाडली लक्ष्मी स्कीम चली, लाडली बहना। इसमें तमाम निगेटिविटी के बावजूद डेवलपमेंट जो हुआ, महिलाओं का जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से हुआ, कुछ तो फायदा मिला, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी वाणी जी, अब हिमानी जी की बात का उत्तर आप दे दीजिए। वाणी जी, आज आपको ये स्वीकारना होगा कि लोग निडर होकर रिपोर्ट लिखवाने बाहर निकलते हैं। ये वो कांग्रेस काल नहीं है कि रिपोर्ट ही नहीं लिखती थी इसलिए मामला उजागर नहीं होता। और हिमानी जी ने दो बहुत मुख्य बातों पर टिप्पणी की। पहला, लव जिहाद के ऊपर मैं पूछना चाहती हूँ, लव जिहाद के ऊपर इन्होंने तो बड़ी आलोचना की, परंतु वो बहुत पीड़ादायी पूरा प्रसंग है। और क्यों इनके शीर्ष नेतृत्व के लोग या मध्य प्रदेश के जो इनका नेतृत्व है, जित्तू पटवारी इत्यादि, उसके ऊपर कभी टिप्पणी नहीं करते, उस पर कोई आंदोलन नहीं करते। इनको ऐसी क्या इनके क्यों विचार इन पीड़ितों के साथ नहीं मेल खाते? ये क्यों नहीं इसका विरोध करते? ये विरोध नहीं करते। किस बात का विरोध वाणी जी, एक बार फिर बोलिए, थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। लव जिहाद का विरोध क्यों नहीं करते? जी चलिए, हम पूछ लेते हैं। लव जिहाद का विरोध करते हुए आपने कहां देखा है? जी पूछ लूं क्या अभी, और आप कुछ बोलना चाह रहे? जो नहीं, दूसरी चीज, जो इंदौर का मामला था जिसमें आरोपी है, उस व्यक्ति के साथ जित्तू पटवारी बहुत आत्मीयता के साथ दिखे हैं। तीसरा, जो जित्तू पटवारी जी की अभी सुर्खियां बनी हुई हैं उनके और उनके दो भाइयों के जमीन के विवाद पे, तो आप मुझे ये बताइए कि न्याय की, वो महिला से जुड़ा मामला नहीं है अभी, वो उनके भाइयों का मामला महिला से जुड़ा नहीं है अभी, महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही है। न्याय का मामला है त्रिपाठी जी, उनके सिलेबस न्याय का त्रिपाठी जी। हिमानी जी आपके पास आ रहा हूँ, बहुत समय है, उनकी बात आ जाए, बहुत समय है, आपके पास आ रहा हूँ। जी वाणी जी अपनी बात पूरी करें। बात न्याय की है। हिमानी जी ने न्याय के ऊपर एक टिप्पणी की थी। जी, न्याय के अंतर्गत ये सब मामले आते हैं और मैं आपको बहुत स्पष्टता से और जिम्मेदारी से कहती हूँ, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हिमानी जी आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए। अर्जित करते हुए, इसलिए लड़कियां और उनके माँ बाप बिल्कुल जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं, शिकायतें दर्ज करवाते हैं और इसलिए मामले उजागर होते हैं। और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है जो उन मामलों पर कार्रवाई भी प्रारंभ करती है और उसे अच्छे तरीके से करती है। जी जी हिमानी जी, हिमानी जी, जीरो टॉलरेंस, विजय शाह, मनोहर लाल धाकड़, भारतीय जनता पार्टी की नो टॉलरेंस सरकार ने क्या किया, मेरा सवाल है ये। लेकिन एक चीज और पूछ रही थी, आत्मीयता की बात आई, तो आप ये बताइए कि ये सरकार, त्रिपाठी जी अगर सही शब्दों में बोले तो सिर्फ इवेंट धर्मी सरकार है और एक गाल बजाने वाली सरकार है। कल आपने अगर सुना, महिलाओं की बात हो रही है, तो दो महिलाएं, प्रज्ञा ठाकुर और उषा ठाकुर, ये गई थी एक कार्यक्रम में, वहां इन्होंने बहुत गाल बजाए एक सभा के दौरान कि हाथ काट दिए जाने चाहिए, आंखें फोड़ देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए। तो आप तो भाई सत्ता पक्ष की विधायक है, आप किससे बोल रही हैं कि कर देना चाहिए? कर दीजिए ना, कौन आपको रोक रहा है? क्योंकि इन लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ लोगों की भावनाएं भड़काने का काम करना होता है, उत्तेजनाएं पैदा करने का काम करता है और इन चीजों के आधार पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम करता है। त्रिपाठी जी आप बताइए, अगर विपक्ष इस तरह की बातें करे तो समझ में भी आता है कि अपराधियों को इस तरह की सजा मिलनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग मंचों पर चिल्ला चिल्लाकर, अपने गाल बजाकर किससे ये मांग कर रहे हैं
कि अपराधियों के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुख्यमंत्री आज से 6 महीने पूर्व इस तरह की घोषणा कर चुके हैं। इसके लिए हम चैनलों पर डिबेट कर चुके हैं कि जो भी इस तरह के आरोपी होंगे उनको फांसी की सजा दी जाएगी। तो क्यों इस तरह की सजाएं नहीं दी जा रही है? क्योंकि ये लोग सिर्फ इन चीजों से माहौल बना के रखना चाहते हैं। और रही बात आत्मीयता की, तो मनोहर लाल धाकड़ के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के जो वो वाणी जी, याद हो अगर आपको, आज बहुत कम याददाश्त लेकर आई है, शायद दतिया से प्लेन उड़ेगा, शायद लेकर आई है। तो मैं बता दूं, वो जो हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ है ना, पॉर्न स्टार आपकी पार्टी के, उनके भी आत्मीय फोटो बहुत सारे हमने देखे हैं आपके मुख्यमंत्री के साथ, आपके प्रदेश अध्यक्ष के साथ और आपके वरिष्ठ नहीं हिमानी जी मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष साथ नहीं है। मैं बता देता हूँ, वो फोटो वायरल हो रही है उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के साथ। तो कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। मुख्यमंत्री के साथ भी है। तो फिर आपने इन्हें क्यों नहीं टोका था कि जीतू पटवारी के साथ लव जिहाद वाले की? क्योंकि वो राऊ विधानसभा में रहता है, अगर वो इंदौर में रहता है, अगर उसने फोटो खिंचवा ली तो कोई भी खिंचवा सकता है। आपने इन्हें क्यों नहीं टोका था फिर? जी वाणी जी, इंदौर में रहने का ये मतलब है कि लाइसेंस है अजारकता के लिए, लाइसेंस है गुंडागर्दी के लिए। फिर जीतू पटवारी को पॉर्न मूवीज बनाने का लाइसेंस है, पॉर्न मूवीज बनाने का लाइसेंस है मनोहर लाल धाकड़ के पास, भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ। थोड़ा अपनी शब्दकोश को हिमानी जी आप थोड़ा लगाम दीजिए। आप बहुत अनियंत्रित होकर शब्दों का उपयोग करती हैं। मुझे ये बताइए कि जब पंचमाल आइटम, हिमानी जी सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह ली। हिमानी जी अपनी बात कह ली, उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो ये मेरी पर्सनल टीचर ना बने। हिमानी जी उनकी बात सुन लीजिए। अनियंत्रित होकर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग हिमानी जी, ना तो आप न्याय व्यवस्था का अपमान करते हैं। आपके स्तर पर मैं नहीं कर सकती हूँ, आपका कोई स्तर ही नहीं है। देखिए हिमानी जी एक मिनट, वाणी जी हिमानी जी, दोनों लोगों से अनुरोध है मेरा, पर्सनल ना जाए। हिमानी जी उनकी बात आपने अपना आरोप लगाए, उसका वो खंडन कर रही है, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। उनकी बात आ जाने दीजिए। जी वाणी जी, देखिए जो मामले न्यायालय में होते हैं उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना मुझे लगता है अशोभनीय है। दूसरा, अगर कोई न्याय व्यवस्था को तोड़ता है और उसका आचरण अच्छा नहीं होता, मैं बोलती हूँ बहुत गैर जिम्मेदार होता है, उसके लिए भी न्याय व्यवस्था ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। परंतु हम वरिष्ठ नेतृत्व के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। यह भी सत्य है कि कांग्रेस बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं ने महिलाओं के लिए रस, चाशनी, कंचमाल आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और यह सार्वजनिक रूप से दर्जित है। और यह भी सत्य है कि आपके शीर्ष नेतृत्व में प्रियंका गांधी जैसी एक नेत्री मुंह में दही जम जाता है और उसने कहीं भी इसकी आलोचना नहीं की, ना लव जिहाद के ऊपर की। और मुझे यह बता दीजिए, जो आपकी पीड़ित प्रवक्ताएं पूर्व में शिकायतें की है, उस पर भी प्रियंका जी ने कभी भी टिप्पणी नहीं। ऐसा क्यों है कि आप प्रवक्ता के तौर पर सार्वजनिक रूप से अपना दुख बयां करते हैं, परंतु आपके शीर्ष नेतृत्व के वहां से उसका कोई सपोर्ट नहीं होता? जी अब हिमानी जी अपनी बात करें। वरिष्ठतम नेतृत्व आपके का टिप्पणी भूल गई आप? कांग्रेस की विधवा सोनिया और प्रियंका गांधी के लिए आपके वरिष्ठतम नेतृत्व ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, वो वाणी जी आपके शब्दकोश में नहीं है। और मैं आपको बहुत सम्मान के साथ बताना चाहूंगी कि जो अशोभनीय पहली शुरुआत आपने की थी, अब आपको बुरा लग गया क्योंकि आपने जीतू पटवारी के फोटो की बात की, तब आपको वो अशोभनीय नहीं लग रहा था, पर मैंने आपके फोटो बता दिए तो आपको अशोभनीय लग गया वो। पर इसमें सवाल उठेगा कि कर्नल वाणी जी प्लीज संयम रखें। जी हाँ, तो आप अगर कर्नल सोफिया कुरैशी के अपराधी को सजा नहीं देते हैं, आप एक पॉर्न स्टार को सजा नहीं देते हैं, तो हम तो सवाल पूछेंगे कि बीजेपी ने क्या किया। और फिर उसके बाद आपकी हिमानी जी, वो मुद्दा कर्नल सोफिया मुद्दा आप वो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर टिप्पणी ना करें। सर मैं पूछ रही हूँ कि कल जो प्रज्ञा ठाकुर ने और ये दूसरी इनकी उषा ठाकुर ने जो बयान दिए, मैं पूछ रही हूँ इनसे कि वो किससे मांग कर रही थी कि उनकी आंखें फोड़ देनी चाहिए, हाथ काट देने चाहिए, उनके साथ ये व्यवहार करना चाहिए, वो किससे मांग कर रही हैं? और मंचों से ऐसी मांगे क्यों करनी पड़ रही है जनप्रतिनिधियों को? क्या सरकार उनकी सुनती नहीं है?
हिमानी ऐसे जहर भरे बोझ आप बोलकर लोगों वो ने जनता को हिमानी जी आपकी बात पूरी हो गई, हिमानी जी आपकी बात पूरी हो गई जी। वाणी जी जी देखिए, मंचों से कांग्रेस नेतृत्व ने सनातन को एक शब्दकोश में बंद किया था ना, भगवा आतंक। ये तो आप बोल चुके हैं। आप लोग कितने सनातन के विरोध हैं, आप कितना इस भगवा को ओढ़े हुए लोगों से नफरत जवाब नहीं करते दे हैं, पाएंगी वो आप। तो स्पष्ट हो आप जाता बातें है। घुमा मैं देंगी जवाब आप। दे चुकी हूँ। हिमानी जी, हिमानी जी मैं जवाब प्लीज, दे चुकी हूँ। हिमानी जी एक मिनट सुन लीजिए, जवाब नहीं दे पाएंगी आप। वो सुन जवाब लीजिए। नहीं दे रही हैं आप। जवाब हिमानी जी, मैंने सब- दिया, हिमानी हिमानी जी हिमानी जी सवाल सुन लीजिए। हिमानी जी, देखिए मैं आप क्या पूछना चाह रही हूँ, वो क्या बोलना चाह रही है, इसमें मैं बाध्य नहीं कर सकता हूँ। आप थोड़ा सुन लीजिए वो क्या बोल रही हैं, आप अपनी बात बोलिएगा। नहीं तो मैं हिमानी कटाक्ष जी, तो कर मैंने जो सकती हूँ ना बोला था, सर। मैंने बोल तो दिया। हिमानी जी अभी समय है, आप बोलिएगा। बीच में देखिए ना आपकी ना वाणी जी की, जनता हमारी जो दर्शक है वो नहीं सुन पाएंगे। आप दोनों लोग बहस करेंगे, उनको नहीं आप क्या बात रखना चाह रही, वाणी जी क्या रखना चाह रही, उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए मैं बार बार टोक रहा हूं कि अपने अपने समय की प्रतीक्षा करिए प्लीज। यहाँ वहाँ ले जाके टाइम पास करेंगी त्रिपाठी जी, जवाब नहीं दे पाएंगी ये। चल जी वाणी जी। देखिए, भगवा आतंक का जो लेबल है तो कांग्रेस ने लगाया है। इनकी जो विचारधारा है वो टोटली एंटी सनातन है। इसलिए चाहे वो कल का आयोजन हो, देवी अहिल्या का जो हम त्रिशताब्दी जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को उदाहरण देते हुए प्रेरणा देना चाह रहे हैं, वो उसके विरोध में है। वो ऐसे हर काम के विरोध में है, हर गौरवान्वित करने वाले पल के विरोध में है, जिससे कि हमारे इतिहास का वर्णन होता है, जिससे सनातन धर्म का हम और वर्णन और उच्चारण करें। मुद्दा आज महिलाओं के सशक्तिकरण का है वाणी जी। वो तो इसलिए मैंने कहा अहिल्या देवी का उदाहरण उससे और महफूज कैसे हो सकता है। जी। सबसे अच्छा जी उदाहरण आराम हिमानी जी, बस वाणी जी अपनी बात पूरी करें। ये सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि देवी अहिल्या ने तो 300 वर्ष पूर्व सोचा और करा मातृशक्ति के लिए, चाहे वो विधवा को पुनर्स्थापित करना हो, चाहे उनको उनके अधिकार देना हो, चाहे जनता के प्रति अपना समर्पण दर्शित करना हो, चाहे विकास के मुद्दे हो, चाहे कृषि के मुद्दे हो, चाहे बुनकर समाज के हो, उन्होंने हर श्रेणी को, हर प्रजा के हर वर्ग को। चलिए आज महिला सशक्तिकरण पे है, उस पे नहीं। जी हिमानी जी संक्षेप में एक सवाल, मतलब चूंकि आपने कहा महिलाओं के सशक्तिकरण का, देखिए 3 तलाक के मुद्दे में अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाया कि नहीं बनाया बीजेपी सरकार ने? सर, जिस तरह से अभी वाणी जी के मुंह पर ये बात आ गई कि आयोजन हो रहा है, उसका महिला सशक्तिकरण से कोई वास्ता नहीं है। और रही बात मां अहिल्या की, तो वो किसी भारतीय जनता पार्टी के इवेंट की मोहताज नहीं है। वो हाँ ये जरूर कह सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उन्होंने ही मां अहिल्या को प्रेरणा दी हो कभी ये सब करने की, तो वो अलग बात है, उस पर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल चीजों के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मां अहिल्या ने जो कुछ भी किया समाज के लिए, महिलाओं के लिए, उसका अगर इनके अंदर जरा भी अंश होता तो ये भी अपराधियों को उसी तरह सजा देते जैसे मां अहिल्या ने अपने बेटे को अपनी जनता की शिकायत पर सजा दी थी। इस इवेंट का महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेवल लेना देना नहीं है, सिवाय ये सिर्फ बीजेपी का 3.0, जैसा खुद आपने बोला है, नॉर्मली से 3.0 कहते हैं वाणी जी, पर आपने बोला 3.0, तो बिल्कुल आपके जो 0 को बखान करने का एक इवेंट मात्र है ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसमें मोदी जी सिर्फ अपना महिमा मंडन करेंगे कि उन्होंने ही महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया, जैसा वो हमेशा किया करते हैं। ये संसार उन्हीं की पीठ पर घूम रहा है, और ये सब कुछ जो भी संसार में चल रहा है वो नॉन बायोलॉजिकल की वजह से ही चल रहा है। ये सब दिखाने का इवेंट है ये बस। चलिए हिमानी जी, आप बहुत संक्षेप में एक 30 सेकंड में उत्तर चाहेंगे वाणी जी, फिर अजय जी के पास चलेंगे। चलिए, आपने ये तो माना कि मोदी जी और उनके विकल्प बिल्कुल सुपर नेचुरल है, डिवाइन है, परंतु ये राहुल गांधी के जैसे नहीं है जिनको आपको बार बार लॉन्च करना पड़ता है। इतनी बार लॉन्च करते हैं कि वो रिपीटेड फेल्ड प्रोडक्ट है। जी, आप मान रही है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है? मैंने कहा डिवाइन एंड सुपर नेचुरल। नहीं, मैंने नहीं माना, मैंने नॉन बायोलॉजिकल ही माना मानने से क्या होता है? यू आर नॉट एंडोर्सिंग। चलिए आप ही ने बोला।
महिला सशक्तिकरण पे बात होनी है, बाकी जगह बात हो रही है। अजय जी, इस पूरे मुद्दे पे जो भी हो रहा है, इवेंट हो रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है, इस पूरे मुद्दे पे किसको कितना राजनीतिक लाभ मिलना है? देखिए, वो कांग्रेस भी पहले काम करती थी, कांग्रेस की सरकारों में लंबा कांग्रेस का अनुभव रहा है, शासन लंबा रहा है, तो कांग्रेस ने भी काम किया। लेकिन बीजेपी की वर्किंग जिस तरह से पिछले, ये मानना हमको सबको बड़ी ईमानदारी से पड़ेगा कि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उसका ग्लैमरस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जो भी हो। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है, इसकी पहले बीजेपी की भी सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, उसके पहले 1977 में जनता पार्टी की सरकार रही है। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया, जो काम किया, उसको प्रेजेंट बहुत तरीके से किया, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के लिए धारा 300 ये आपका 3 तलाक वाला मामला हो, महिला आरक्षण का बिल हो, मध्य प्रदेश में महिलाओं को नगरीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण का मुद्दा हो, बहुत सलीके से प्रेजेंट किया उन्होंने और उसको एक मैसेज देने की कोशिश कर दी कि हमने ये काम किया और कांग्रेस उसको काउंटर नहीं कर पाई। ये आपको ईमानदारी से मानना पड़ेगा। और वही चीज़ अब हो रही है कि पहले देखिए मध्य प्रदेश में ही उन्होंने रानी कमलापति को ला करके खड़ा कर दिया, उनको एक इवेंट बना के पेश किया, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में घुस गया कि रानी कमलापति बहुत बड़ी अपने महिला थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो रानी दुर्गावती को ले आया, दुर्गावती वाहिनी बनी, हमारे यहाँ दुर्गावती जी को लेकर तमाम काम हुए, गोंड क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए, अब जाके वो तीसरा अहिल्या देवी पर ले आए। तो इस तरह के काम आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार तब भी किया सकता, लेकिन जो है ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी की वर्तमान सरकार का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है और वही प्रेजेंटेशन समाज को दिखता है। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद वाणी जी, हिमाद्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना समय देने के लिए। आज हमने चर्चा की भाजपा के उस आयोजन की जिसके जरिए महारानी अहिल्याबाई होलकर को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है। भाजपा का दावा है कि वो देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, इसलिए इतिहास की उन महान महिलाओं का सम्मान भी किया जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा के इस आयोजन और अभियान पर ही संदेह जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भाजपा देश में महिलाओं की स्थिति पर आंखें मूंदे बैठी है। भाजपा सरकार में महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पीछे धकेली जा रही है। बहरहाल ये बातें और दावे सियासी हैं। महिलाओं का उत्थान कब और कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में समाहित है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।